बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में वेलकम। लास्ट टाइम हमने 4.4 स्टार्ट की थी और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम इसका 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द लाइन्स दिस 3 लाइनें दी हैं, मीट एट ए पॉइंट। कहता है ये 3 लाइनें एक पॉइंट पे मिलती हैं। मैं डायग्राम बना के अगर समझाऊं तो कुछ ऐसी सूरत हाल है, इस तरह की सूरत हाल कि जब लाइनें एक पॉइंट से गुजरें, मैंने बताया था इसको कहते हैं कॉन्करेंट होना। मैथ्स की टेक्निकल लैंग्वेज में अगर 3 लाइनें एक पॉइंट से गुजरें तो कहते हैं वो तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं। पिछले क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने कंडीशन बनाई थी कि 3 लाइनें कॉन्करेंट हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 3 लाइनें अगर कॉन्करेंट हों तो कैसा मैथमेटिकली क्या सिचुएशन बनती है। तो हम बिल्कुल उसी तरह इसको करेंगे। हम इन तीनों लाइनों की इक्वेशन को पहले लिखेंगे तरतीब से, पहले x फिर y फिर नंबर फिर 0। पहली इक्वेशन लिखी ऊपर, इसके नीचे इसकी दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, इसके नीचे इसकी तीसरी इक्वेशन लिखते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है। और अब आप लिखेंगे इफ़ लाइन्स आर कॉन्करेंट। अगर ये लाइनें कॉन्करेंट हैं तो उस सूरत में अब क्या सूरत हाल बनेगी, ये देखें, डिटर्मिनेंट बनेगा और आगे 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें हम कॉफिशेंट्स लिख देंगे, 2 लिख देंगे, -3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब दूसरी लाइन पे आ जाएंगे, 3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -5 लिखेंगे। आखिरी लाइन पे आ जाएं, 3 लिखेंगे, p लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो इस तरह हमने इसमें कॉफिशेंट्स फिल कर दिए हैं। इन 3 इक्वेशंस के कॉफिशेंट्स इसके अंदर भर दिए हैं और आगे इक्वल टू 0 लिखा है, क्योंकि लाइंस कॉन्करेंट हैं और कॉन्करेंट में ये इसके कॉफिशेंट्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी बच्चों ने जान लिया कि अगर 3 लाइनें कॉन्करेंट हैं तो उन तीनों के जो कॉफिशेंट्स हैं उनका जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आंसर 0 आता है। ये रूल है। तो अब ज़रा इसको आगे हम करते हैं बच्चों। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को बस सिंपली ओपन कर देना है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, 2 को बाहर लिखेंगे, उसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर माइनस डाल के सेकंड नंबर लिखेंगे विच इज़ -3, फिर उसकी भी रो और कॉलम ड्रॉप कर देंगे, प्लस डाल के तीसरा नंबर लिखेंगे, फिर उसकी भी रो और कॉलम छोड़ देंगे, इक्वल टू 0। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे तो -5p आएगा। तो एक माइनस पहले का लगा हुआ है तो +5p हो गया। यहाँ पे 3 आ गया, 3 8 ज़ा 24, -3 को 5 से किया -15 आता है। तो जब यहाँ -15 लिखेंगे तो 2 माइनस होने की वजह से +15 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3p माइनस डालेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा। तो ये -16 + 10p + 3 इंटू, इनको ऐड कर लेते हैं, ये 39 बन जाएगा, -3p -3। ये देखो माइनस माइनस +3 हुआ और -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -3 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो -16 + 10p, 3 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ गया, -3p -3 = 0। अब आप चेक करें, जो p वाले हैं उनको आपस में सॉल्व करते हैं। 10p से 3p निकालें तो 7p आता है। नंबर्स की बात कर लेते हैं, 117 से 16 निकालें तो 101, 101 से 3 निकाल दें तो 98 आता है। अब हम 98 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके -98 होगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे 7। तो 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम, तो p की वैल्यू बच्चों -14 आई है। इसको देख लीजिए, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, आपके सामने है बच्चों के। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 3 इक्वेशंस थी, 3 इक्वेशंस के बारे में बताया गया था कि वो एक पॉइंट से गुजरती हैं, मतलब कॉन्करेंट हैं, तो p निकालना था। इन तीसरी इक्वेशन में p था लिखा हुआ, तो हमने तीनों इक्वेशंस को लिखा। फिर कॉन्करेंट अगर हैं, लाइनें एक पॉइंट से गुजरती हैं तो इनका डिटर्मिनेंट 0 है। बस सिंपली डिटर्मिनेंट को ओपन किया और एंड पे आप देख लें दूसरी तरफ 0 चल रहा था और एंड पे इसका आंसर आ गया।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन वी हैव 3 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 एंड वी आर टोल्ड कि ये 3 लाइनें कॉन्करेंट हैं। तो ये सवाल का पहला हिस्सा है, कहता है साबित करें, बल्कि हमें बताया नहीं गया, हमें कहा गया शो दैट, साबित करें ये 3 इक्वेशंस, ये 3 लाइनें कॉन्करेंट हैं, एक पॉइंट से गुजरती हैं। तो ये सवाल का पहला हिस्सा है और वो हमने अभी देखा है कि उसको शो करने के लिए मुझे इसके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लेना है और उसको सॉल्व करके अगर मैंने ज़ीरो साबित कर दिया तो प्रूव हो जाएगा कि ये कॉन्करेंट है। इसके बाद कहता है कि साबित करें तीसरी लाइन, ये थर्ड लाइन है, बाइसेक्ट करती है एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2 लाइन्स। कहता है ये जो तीसरी लाइन है, ये जो पहली 2 लाइनें हैं उनके बीच में जितना एंगल बनता है तीसरी लाइन उसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो चलें सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ मैं बाद में आऊँगा। पहला हिस्सा बहुत आसान है। ये जो 3 इक्वेशंस हमें गिवन हैं इनको लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन ये है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखते हैं और तीसरी इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब हम लिखेंगे नाउ, अब हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे इसके कोएफिशिएंट्स का, 4 माइनस 3 माइनस 8, 3 माइनस 4 माइनस 6, 1 माइनस 1 और माइनस 2। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें शुरू में ही हमने इक्वल टू 0 लिख लिया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि ये कॉन्करेंट गिवन था। फ़र्क ये है, ये देखो ये अल्फाज से फ़र्क पड़ जाता है। तो इसमें लिखा गया है शो दैट कि दीज आर कॉन्करेंट। शो का मतलब हमें साबित करना है। तो हम शुरू में 0 नहीं लिखेंगे, हम इसे हल करेंगे, इसके आगे मैं ओपन कर दूंगा और अगर जवाब 0 आ गया तो साबित हो जाएगा कि ये 3 लाइनें कॉन्करेंट है। तो ओपन कैसे करते हैं, 4 आप देखें ऊपर पहला नंबर है उसको बाहर लिखते हैं, फिर उसकी रो और कॉलम छोड़ दें, जो 4 नंबर आ गए वो आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर माइनस डाल के सेकंड नंबर आता है, फिर उसकी भी रो और कॉलम छोड़ दी जाती है, तो 3 माइनस 6, 1 माइनस 2 आता है। फिर प्लस डाल के तीसरा नंबर लिखते हैं विच इज़ माइनस 8, फिर उसकी भी रो और कॉलम छोड़ देते हैं। ये देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, 8 बनेगा, माइनस आएगा बीच में, माइनस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 6 आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होंगे पहले, तो माइनस 6 बनेगा, फिर बीच में हम माइनस डालेंगे और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 बनेगा। अब इधर आगे मैं अगर माइनस 6 लिखूंगा तो 2 माइनस क्या प्लस नहीं हो जाएंगे बच्चों। इसी तरह यहाँ आ जाएं, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 बनेगा, फिर माइनस डालें और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 बनेगा। अब मैं इधर माइनस 4 जब लिखूंगा तो 2 माइनस होने की वजह से प्लस 4 हो जाएगा। मेरा ख्याल है स्टूडेंट समझते हैं कि पहले इनका प्रोडक्ट लिखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं बीच में, फिर इनका प्रोडक्ट लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ 2 माइनस हो गए थे तो मैंने डायरेक्ट प्लस का निशान लिख लिया। तो 4 के साथ यहाँ पर 2 बन रहा है, 3 के साथ यहाँ 0 बन रहा है, 8 के साथ अंदर इधर 1 बन रहा है। तो ये 8 प्लस 0 माइनस 8 बच्चों 0 आ गया है। तो इसके 0 आने से क्या साबित हो गया, हैंस दी लाइन्स आर कॉन्करेंट। सवाल का पहला हिस्सा हम प्रूव कर गए हैं कि ये तीनों जो लाइनें हैं ये कॉन्करेंट हैं, ये एक पॉइंट में से गुजरती हैं। इसको देख लें, ये सवाल का पहला हिस्सा किया हमने। अब आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से पे। जी बच्चों, अब मैंने इरेज कर दिया, इधर जगह बना लिया। सवाल के दूसरे हिस्से में हमें ये प्रूव करना है कि फ़र्ज़ कर लो ये पहली लाइन है जिसको लाइन 1 कहते हैं, ये दूसरी लाइन है जिसको फ़र्ज़ कर लो लाइन 2 कहते हैं और ये उनके बीच में बनने वाला एंगल है, ठीक है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के। तो हमने साबित करना है जो तीसरी लाइन है ना वो उन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है कि अगर ये θ1 है तो ये θ2 है। मतलब हमने साबित करना है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, θ1 और θ2 दोनों इक्वल होंगे। इसको चेक कर लीजिए। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, θ1 भी निकालेंगे हम, θ2 भी निकालेंगे और इन दोनों एंगल के बराबर होने पे ये बात साबित हो जाएगी कि लाइन 3 ने लाइन 1 और लाइन 2 के बीच बनने वाले एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। दोबारा से इंग्लिश पढ़ लें, यही बात है जो मैंने उर्दू में समझाई है कि थर्ड लाइन, तीसरी लाइन
बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू लाइन्स, पहली दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को। आपने ये डायग्राम बना लेनी है। अब आपको बच्चों को एक नई चीज़ आज सिखाने लगा हूँ कि दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो एक बात जान लें कि जब आपको लाइनों के बीच में एंगल चाहिए तो पहले आपको उन लाइनों की स्लोप चाहिए। तो अब मुझे इन तीनों लाइनों की स्लोप निकालनी है। तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ L1, L1 मतलब लाइन 1, ये पहली लाइन है। फॉर्मूला लगेगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ y। स्लोप के लिए मुख्तलिफ फार्मूले आपने पढ़े हैं, जिनमें से अगर हमें इक्वेशन दी गई हो तो ये फार्मूला होता है। तो x का कॉफिशिएंट 4 है, माइनस फार्मूले का लगा हुआ है, x का कॉफिशिएंट 4 लिखा और y का कॉफिशिएंट आप देख लो -3 है। तो ये पहली लाइन की स्लोप आ गई, इसको m1 कह ले। स्लोप को हम स्मॉल m से शो करते हैं। तो ये यहाँ पे क्योंकि अब 3 स्लोप निकालनी है तो पहली लाइन की स्लोप को m1 बोल दिया। इसी तरीके से अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन 2, फिर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ y। तो देखो x का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों, 3 है, y का क्या है -4 है, ये दो माइनस ख़त्म हो गए। तो ये बच्चों आ गया 3/4 पॉजिटिव। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, m2 आ गया। देखो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया। अब स्लोप ऑफ लाइन 3, तीसरी लाइन का स्लोप, ये मैं डायरेक्ट करता हूँ -x का कॉफिशिएंट ओवर y का कॉफिशिएंट। तो ये दोनों माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, ऊपर नीचे 1/1 1 ही होता है। ये तीसरी लाइन की स्लोप आ गई है, देख लीजिए, इसको मैंने निशान लगा लिया। तो एक एक करके हमने तीनों लाइनों की स्लोप निकाल ली है, ठीक है। लाइन 1 की ये है, लाइन 2 की ये है, लाइन 3 की ये है। अब हम एंगल निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि एंगल निकालने के लिए आपको स्लोप चाहिए होती है, ये पहली स्लोप है, राइट। अब ज़रा आपने तवज्जो देनी है और सीखना, एक नई चीज़ जानने लगे कि दो लाइनों के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। अब डायग्राम तो आपके सामने बनी हुई है, तो इसमें मुझे ये बताएं कि θ1 एंगल किस किस लाइन के दरमियान है। इधर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेट θ1 इज एंगल बिटवीन, बिटवीन के पूरे स्पेलिंग ना लिखने हो, ये शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह बिटवीन लिखते हैं, बी लिख के ऐसे स्लैश और W। तो लेट θ1 इज एंगल बिटवीन किस किस लाइन के, लाइन 1 एंड लाइन 3, लाइन 1 एंड लाइन 3। तो अब एंगल निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला सीख जाओ। लिखोगे tan θ1 और इस साइड पे बच्चों फ्रैक्शन बनेगी। इन दोनों लाइनों की स्लोप ऊपर माइनस करेंगे, ठीक है। लाइन 1 की और लाइन 3 की स्लोप को माइनस करना है। माइनस करते हुए ज़रूरी होता है ये जानना कि पहले किसको लिखना है। तो लाइन 1 की स्लोप ये लिखी है और लाइन 3 की स्लोप ये है, ठीक है। m1 और m3 दोनों में जो बड़ा नंबर है वो पहले आएगा, ये बड़ा है, 4/3 इज़ 1 पॉइंट समथिंग, यानी m1 माइनस m3 होगा, और नीचे 1 प्लस m1 m3, ये देख लीजिए। अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो m1 की वैल्यू 4/3 है, m3 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस m1 की वैल्यू 4/3 है और m3 की वैल्यू 1 है। मैं दोबारा बता देता हूँ, दो लाइनों के बीच एंगल निकालना है, पहला काम है कि आप उनकी स्लोप निकाल लीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद चेक करें कि जो एंगल है वो कौन सी दो लाइनों के बीच में, ताकि उनका फार्मूला लगाया जा सके। तो हमने देखा कि θ1 L1 और L3 के दरमियान में था। तो tan θ1, अब θ1 निकालने के लिए tan θ1 tan लिखते हैं, और इस साइड पे L1 और L3 यानी m1 और m3 को माइनस करवाना है। और मैं आपको बता दिया है कि बड़ा, जिसकी स्लोप बड़ी होगी वो पहले लिखोगे। तो m1 वाज बिगर नंबर, सो m1 माइनस m3, और नीचे 1 प्लस लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये रूल है। तो अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम। ये मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों यहाँ पे, ताकि इधर जगह बन जाए हमारे लिए। तो जब आप लिखेंगे 4/3 -1 है ऊपर, नीचे 1 प्लस 4/3 है। अब आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखेंगे 4/3 -1,
तो कैलकुलेटर एलसीएम लेके 1/3 बना देगा। और जब ये लिखेंगे 1 + 4/3 तो ये 7/3 बनाएगा। 3 कट जाएगा, 1/7 रह जाएगा, tan θ1। तो यहाँ से θ1 की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, tan को इधर ले आएंगे 1/7। ये आपने इसकी ज़रूरत नहीं है इसका इन्वर्स निकालने की, बस ये इस तरह लिख के छोड़ दें, θ1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, कितनी आई है? tan इनवर्स 1/7। अब बच्चों मैं ये मिटा देता हूँ, m1 इधर लिख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। 4/3 है m1, ठीक हो गया। अब मैं ये मिटा देता हूँ। तो θ1 हम निकाल चुके हैं। अब हमने बच्चों θ2 निकालना है, तो वही तरीका करेंगे। θ2 कौन सी दो लाइनों के बीच में है? L3 और L2, L2 और L3 के दरमियान। लिखेंगे लेट θ2 इज़ एंगल बिटवीन L2 एंड L3। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं tan θ2। तो क्या सिखाया? इन दोनों की स्लोप को माइनस करना है, 2 की और 3 की। ये देखो, ये 2 की है, ये 3 की है, और माइनस करते हुए बड़ा वाला पहले आएगा, ये बड़ा है 1। 3/4 0 पॉइंट समथिंग है, ये बड़ा है। तो इसको लिखेंगे m3 - m2 और नीचे 1 प्लस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक हो गया, आसान है फॉर्मूला, मुश्किल नहीं है बच्चों। tan θ लिखते हैं, फिर दोनों की स्लोप को माइनस करते हैं, बड़ी स्लोप पहले लिख लेते हैं, नीचे 1 प्लस करके दोनों स्लोप्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैं इसमें नंबर भरूंगा, सॉल्व करूंगा, जो आंसर θ1 का आया था वही θ2 का आना चाहिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ अब। ओके, तो अब मैं वैल्यूज़ भरता हूँ बच्चों। तो θ3 m3 जो है, m3 का नंबर है 1 और m2 का नंबर है 3/4, आप देख सकते हैं यहाँ से, और 1 प्लस m2 जो कि 3/4 और m3 या कि 1 है। तो ये बन गया 1 - 3/4, नीचे 1 + 3/4। तो ऊपर आ रहा है बच्चों 1/4, नीचे आ रहा है 7/4। तो 4 कट गया, तो आपके पास रह गया 1/7 tan θ2। तो अब tan को इधर कर देंगे, तो ये tan इनवर्स 1/7 हो गया। तो देखें, जो आंसर आपका θ1 का आया था वही आंसर आपका θ2 का आया। इससे साबित हो गया कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, और उससे ये साबित हो गया कि लाइन 3 ने इन दोनों के दरमियान एंगल को बाइसेक्ट किया। तो हम लिखेंगे क्लियरली θ1 इक्वल है θ2 के, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो नीचे आप स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस इट इज़ प्रूव्ड करके ये सारी आप स्टेटमेंट लिख दें। थर्ड लाइन, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2 लाइन्स। यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं। इसके नीचे आपने ये लिखना है हैंस इट इज़ प्रूव्ड करके, ये पूरी लाइन आपने कॉपी कर देनी है कि तीसरी लाइन ने पहली 2 लाइनों के बीच जो एंगल था उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, बाइसेक्ट किया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप चेक कर लें। जी बच्चों, नेक्स्ट 7 से पहले मैंने 8 लिखा है, जिसमें लिखा हुआ है चेक वेदर द लाइंस आर कॉन्करेंट। 3 लाइनें दी गई हैं और कहा गया है कि चेक करें ये कॉन्करेंट है। ये बात तो वही है जो इससे पहले किया है। कॉन्करेंट का आप जानते हो कैसे चेक होता है, तीनों इक्वेशनें लिख ली गई हैं और फिर इसके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लिया गया। क्योंकि इसमें हमने चेक करना है कि कॉन्करेंट है कि नहीं, तो हमने शुरू में 0 नहीं लिखना, हमने इक्वल डाल के इसे ओपन कर दिया और सॉल्व करके 0 आ गया। अब आप ज़रूर नोट करें कि जो हमने क्वेश्चन 6 किया था ना, यही 3 इक्वेशनें वहाँ पे थी। इस क्वेश्चन में बुक में ये गलती समझें कि वो 8 में भी सेम टू सेम इक्वेशंस दी हुई हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 6 में ओपन किया हुआ था, मैंने इसलिए इसको जल्दी से कर दिया कि आप देख लें, ये तो सेम टू सेम वही है। आप चेक करेंगे 6 में भी वही स्टेटमेंट थी इक्वेशंस की, उसमें भी हमने कॉन्करेंट प्रूव किया था, इसमें भी वही है, और इसमें भी हमने इसे सॉल्व किया है, 0 हो गया, कॉन्करेंट हो गया। असल चीज़ जो डिफरेंट है इस सवाल में वो ये है कि अगर ये कॉन्करेंट है, जो कि साबित हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट खोला है, आपके सामने है, 0 आ गया है, तो कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट। कहता है वो पॉइंट निकालो जहां ये 3 लाइनें मिलती हैं। तो बेसिकली अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखें, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो क्या आप बच्चों ने इस चैप्टर के स्टार्ट के क्वेश्चंस में मेरे से सीखा नहीं था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं?
आप जिन दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है उनको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास दो नहीं तीन इक्वेशंस हैं। अब हमने इसमें से अपनी मर्ज़ी की दो इक्वेशंस चुननी है और उनको सॉल्व कर लेना है। मेरे ख्याल में ये आखिर वाली दो इक्वेशंस ईजी हैं इनको सॉल्व करना। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये ऑलरेडी 3x है, फिर इन्हें माइनस करूँगा, x कट जाएगा। तो अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी भी कह सकता है, वो एक ही बात है। कॉन्कुरेंसी 3 लाइनों का होता है और इंटरसेक्शन 2 लाइनों का होता है, तो बात एक ही है। जो 2 लाइनों का इंटरसेक्शन है वही 3 लाइनों का है। तो इसमें फ़र्क यह है कि आपने अपनी मर्ज़ी से चुननी है कोई सी 2 लाइनें। तो आपने आखिरी 2 को चुना है, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 कि हम 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विथ 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, उसके बाद फिर माइनस करते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। तो ये चेक करें, मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी की पूरी लाइन को, ये देखें ये बनेगा, ये भी 3 से हुआ, ये भी 3 से हुआ, ये भी 3 से हुआ। अब इसको इसके नीचे लिखता हूँ। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन तब्दील हो जाएंगे, देखिए। तो 3x माइनस 3x तो कट गया, 0 हो गया। -6 + 6 ये भी कट गया। यहाँ पे +4 - 3 1y आता है और 0 - 0 0 ही आता है। तो क्या आया हुआ बच्चों, सॉल्व करके y = 0 आ गया। अब y की वैल्यू इनमें से किसी एक में भर दे, मैं 3 में फिल करता हूँ, लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, x - y - 2 = 0, -2 उधर चला जाएगा, x = 2 आ गया, देख लें। सो पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी भी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। इज़ पहले x का नंबर लिखेंगे और फिर y का नंबर लिखेंगे। तो ये इस सवाल का दूसरा हिस्सा हो गया कि अगर वो ये पूछ ले कि वो पॉइंट बताओ जहाँ ये लाइनें मिलती हैं, तो आप बच्चों ने जाना है कोई सी 2 इक्वेशनें आपने ले लेनी है जो आपको बेहतर लगे, आसान लगे। मैंने आखिरी 2 को ले लिया और फिर उनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करना आप जानते हैं, इनको कैंसिल करवाना है सेम बना के। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, सेम बन गए थे, फिर माइनस करा दिया और x और y निकाल लिया और पॉइंट बना के लिख लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। अब क्वेश्चन ज़रा चेंज है। इस क्वेश्चन 7 के 3 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगले 2 पार्ट्स दोनों लॉन्ग हैं। तो अभी इसके बाद वो करेंगे, पहले हम शॉर्ट वाला कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस बताए हैं, पॉइंट A बताया, पॉइंट B बताया, पॉइंट C बताया, और आपसे मांग रहा है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता है जो इसके मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो ट्राइंगल के मीडियन कहते हैं, जो मिड पॉइंट पे ऐसे लाइन जाती है। ये देखो, ये दूसरा मीडियन, ये मिड पॉइंट पे, ये तीसरा। तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। लेकिन मज़े की बात, सेंट्रॉइड को बनाने का फॉर्मूला बहुत आसान है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये देखो। अब ये MCQ के लिए आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड क्या चीज़ होती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, ठीक है, ये मेरी बात याद रखनी। अब आप इसमें नंबर्स भर दें। ये जो A पॉइंट का पहला नंबर है ये x1 है, B का ये x2 है, C का ये x3 है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो वो आप लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 3। अब y1 ये सेकंड नंबर लिखते जाओ। 3 + 1 + 5, आप देख लें ये 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है, ओवर 3। तो बच्चों ये ऊपर सॉल्व होके -3 आता है, नीचे भी 3 है। ये ऊपर सॉल्व होके 9 आता है, नीचे भी 3 है। अब इसकी कटिंग हो जाती है, ये -1 और 3 आ गया। सो इस तरह हमने इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड फाइंड कर लिया। आप देख लीजिए, इसको चेक कर लें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें कहा गया है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन है, वही A, B और C है, और लेकिन अब की बार हमसे मांगा गया ऑर्थोसेंटर।
एक और एमसीक्यू, ऑर्थोसेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आल्टीट्यूड्स का। याद रखना, ऑर्थोसेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? आल्टीट्यूड्स का। अब आपको मैं बताऊं रफ स्केच करके, आल्टीट्यूड्स कहते किसको हैं? किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे बिल्कुल परपेंडिकुलर। अच्छा, ये मिड पे नहीं होता जो एल्टीट्यूड होता है, ये मिड पे होना ज़रूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है। ये देखो, ये मिड पे नहीं बना। तो ये जो एल्टीट्यूड्स होते हैं ये भी एक पॉइंट में से गुजरते हैं, और ये जिस पॉइंट से गुजरते हैं उसे कहते हैं ऑर्थोसेंटर। तो पिछले केस में आपने पढ़ा था फर्स्ट में सेंट्रॉइड, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया और आपको करके दिखाया। लेकिन ऑर्थोसेंटर का मसला ये है कि इसके लिए कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। जैसे इससे पहले हमने लगा के बड़ी आसानी से सेंट्रॉइड बनाया था, ऑर्थोसेंटर इतना आसान नहीं है, इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। इसमें हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग क्या है? ऑर्थोसेंटर ऑर्थोसेंटर के लिए आपको मैंने कहा ना, एल्टीट्यूड बनाने पड़ेंगे पहले। ये देखें, दो एल्टीट्यूड बड़े होंगे ऑर्थो से, तो वैसे तो 3 होते हैं लेकिन आप 2 बनाएंगे। ये लें, सी से आप सीधा नीचे ऐसे परपेंडिकुलर बना लें, एक एल्टीट्यूड बन गया। ए से इस साइड पे सीधा ऐसे परपेंडिकुलर, ये दूसरा एल्टीट्यूड बन गया। इसका नाम आप सी पी रख लें, इसका नाम आप ए क्यू रख लें। ठीक है, 2 एल्टीट्यूड बनाने, तीसरे की मैं बता चुका हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब प्लान ये है कि आपने इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है, फिर आपने इस दूसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है, और फिर उन 2 इक्वेशनों को आपने सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, जो कि ऑर्थोसेंटर होगा। उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ गए हैं। मैंने यहाँ पे 3 बातें की हैं कि ऑर्थोसेंटर निकालने के लिए कोई भी स्टूडेंट सीखेगा कि डायग्राम बना लेंगे ABC, फिर उस पर 2 एल्टीट्यूड बना लेंगे, एक ऊपर से नीचे, एक इधर से उधर, इनके नाम भी रख दिए आपने। तो ये पहली बात, आपने डायग्राम बनाई, 2 एल्टीट्यूड बना लिए। दूसरी बात, आपने इन दोनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी है। अब ये सबसे जो है ना काम वाला पोर्शन है कि इनकी इक्वेशन कैसे बनाई जाए, वो सीखना है आप बच्चों ने। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके ग्रिप में आ जाएगा। तो चलें, पहला काम मैंने कर लिया, डायग्राम भी बना दी, 2 एल्टीट्यूड भी बना दिए, उनके नाम भी रख लिए। एक का नाम AQ है, दूसरे का CP है। अब सवाल ये है कि इनकी इक्वेशन कैसे बनाई जाए। इनकी इक्वेशन बनाने के लिए आपको पहले इनकी स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालना शुरू करते हैं। पहले हम AB की स्लोप निकालते हैं। ये देखिए, स्लोप ऑफ AB। अब आप सोच रहे होंगे कि AB की क्यों निकाल रहे हैं? तो प्लान ये है कि AB की स्लोप निकाल लेंगे, फिर उसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल करेंगे तो ये CP की स्लोप आ जाएगी। यानी AB की स्लोप के ज़रिए हम CP की स्लोप हासिल कर लेंगे। CP की डायरेक्ट नहीं निकाल सकता था क्योंकि पॉइंट P का पता ही कोई नहीं है क्या है। AB की निकाल सकता हूँ मैं, तो वो निकालने लगा हूँ। फॉर्मूला आप जानते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। सो दिस इज y2, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज x1। तो x2 माइनस x1 2 माइनस होके प्लस हो चुका है। ऊपर -2 आया, नीचे -2 आया, कट के AB की स्लोप 1 आ गई बच्चों। तो अगर AB की स्लोप 1 है तो CP की क्या होगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड CP -1। इसको आपने निशान लगा के रखना है। तो आप स्टूडेंट सीख रहे हैं कि बच्चों, ऑर्थोसेंटर के लिए डायग्राम बना के 2 एल्टीट्यूड बनाकर जो काम शुरू हुआ, पहले आपने AB की स्लोप निकाल ली, फॉर्मूला लगा दिया, और फिर उसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर दिया, तो AB के परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है उसकी आ गई है, स्लोप आ गई है। ठीक है, अब आप BC की, AB के बाद बारी आ गई BC की स्लोप की। तो अब आप लिखोगे स्लोप ऑफ BC, वही फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1। अच्छा देखो, 3 में से जब माइनस करोगे -4 को, 2 माइनस होने की वजह से प्लस हो गया, ये BC की स्लोप आ गई। पर हमने BC की स्लोप को अब रेसिप्रोकल करके साइन बदल देना है, क्योंकि आप जानते हो ये रूल कि परपेंडिकुलर लाइनें हो ना, तो एक की स्लोप पता है तो दूसरे की बन जाती है, उसका साइन चेंज करना होता है और रेसिप्रोकल लेना होता है। तो स्लोप ऑफ, अब BC के परपेंडिकुलर ये देखो AQ है, एल्टीट्यूड
ए क्यू इक्वल -7/4। लो भाई, दूसरे एल्टीट्यूड की स्लोप भी आ गई, मैंने निशान भी लगा लिया। जैसे ही आपके पास इनकी स्लोप बनी है, बस दो ही थे, दोनों की निकाल ली, ए बी की बनाई उसे उल्टाया सी पी की बन गई, बी सी की स्लोप बनाई उसे रेसिप्रोकल किया साइन बदला ए क्यू की बन गई। अब इनकी इक्वेशनें बन जाएंगी। पहले मैं इक्वेशन बनाता हूँ सी पी की, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी पी विल बी। तो इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों स्लोप पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास स्लोप आ गई है सीपी की। तो सीपी की इक्वेशन बना रहे हो, सीपी की स्लोप ये लिखी हुई -1। अब इसमें x1 और y1 की जगह पॉइंट भरेंगे। पॉइंट कौन सा भरेंगे? इधर तो 3 पॉइंट है हमारे पास, कौन सा भरेंगे? इसका नाम पढ़ें सीपी है, तो सी वाला पॉइंट भरा जाएगा। ये देखो सी वाला पॉइंट इसमें एंटर होगा। x1 की जगह 3 और y1 की जगह 5। उम्मीद है कि बात समझ आ रही होगी। पॉइंट आपने भरना था x1 y1 की जगह सी वाला, तो सी वाला ये है, x1 ये है और y1 ये है, भर दिया। तो ये y -5 -x + 3। अब इनको इधर ले आते हैं, ये दोनों के साइन चेंज हो गए, तो हमारे पास सीपी की इक्वेशन आ गई है। ये मैं इधर इरेज कर देता हूँ, ये यहाँ पे बच्चों, बल्कि ये भी इरेज कर देते हैं अभी हैं। अभी आप बात को समझें, सीपी की मैंने इक्वेशन बना ली है ना, तो अब मैं बनाऊंगा दूसरे एल्टीट्यूड ए क्यू की। चलें इसको रहने देते हैं ताकि रेफरेंस रहे। तो सीपी की जो इक्वेशन बनी है वो बनी है बच्चों x + y -8 = 0। इसको इक्वेशन 1 कह दें। ये आपने ये डायग्राम में देख लें, सी से पी इसकी बनाई है। अब किसकी इक्वेशन बनानी है? ए क्यू की। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए क्यू इज वही फार्मूला y - y1 m x - x1। नंबर चेंज हो जाएंगे। ए क्यू की स्लोप ये बनी -7/4। x1 y1 की जगह कौन सा पॉइंट भरेंगे? नाम पढ़े क्या है? ए क्यू, ए वाला पॉइंट भरेंगे। x1 की जगह -2 आ जाएगा और y1 की जगह 3 आ जाएगा। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेटें खोल दें, -7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं। अब ये मैं मिटा देता हूँ सारा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इक्वेशनें आ चुकी हैं। ठीक हो गया। ये देखिए आप इस दौरान चेक कर लीजिए। तो अब ये 7x और 14 भी इधर आ जाएगा। 7x + 14 हो जाएगा, +4y -12 = 0। अब तरतीब दे लेते हैं। 7x है, फिर 4y है, फिर 2 है। 14 से 12 निकालें 2 आता है। ये भाई सेकंड इक्वेशन आ गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन आपके सामने। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? इनको नंबर सेम बनाने, या x सेम बना लो या y सेम बना लो। तो चलें इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि x सेम हो जाए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 7 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। तो जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी लाइन को, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको सारों को, और अब ये इसके नीचे लिखते हैं। अब इनके साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, 3y बनेगा, यहाँ 58 बन जाएगा। तो 3y = 58 इधर चला गया, 3 इसके नीचे आ गया। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा ना ऑर्थो सेंटर वाला, इसलिए इन दोनों को सॉल्व करने लग गए हम। जो ये एल्टीट्यूड है और ये एल्टीट्यूड है, इनकी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। y निकल चुका है और ये नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, ये ऐसे ही रह जाएगा फ्रैक्शन में। अब y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में भर दे, मैं 1 में भरता हूँ। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x + y -8 = 0। चेक कर लें, आपने इसमें y की जगह 58/3 फिल कर दिया। ये देखें
अब ये दोनों नंबर इक्वल की उस तरफ ले जाएं तो ये 58 पॉजिटिव हो जाएगा और 58/3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में बनेगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, 3 एलसीएम 3 आके 8 से मल्टीप्लाई होगा 24 बन जाएगा -58, क्योंकि इसके नीचे 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो -34/3, ये देख लें ये x आ गया। तो ऐसा करके x और y दोनों आ गए, तो बस फिर मिल गया, ऑर्थो सेंटर हमारा बन गया। पहले x का नंबर लिखेंगे जो -34/3 है, फिर y का नंबर लिखेंगे जो 58/3 है, एंड दैट्स इट। ये हमारा देख लें ऑर्थो सेंटर आ गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, पार्ट्स में अगर आप तैयार कर लेंगे तो कोई वजह नहीं है कि ये ना कर पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा पेपर में आया है, तो इसमें से आता होता है चैप्टर 4 से एक लॉन्ग क्वेश्चन, इसको देख लीजिए कैसे किया गया है। अगर मैं जल्दी से इसकी एक समरी दे दूं, जल्दी से इसको समराइज़ कर लें। सबसे पहले आप ट्रायंगल ABC बनाएंगे, A और B नीचे लिखेंगे, C ऊपर लिख देंगे, ठीक है। फिर आप ऑर्थो सेंटर के लिए याद रखेंगे कि काम लंबा है, आपने 2 एल्टीट्यूड बनाने, एक ऊपर से नीचे ले आना है CP और एक A से इधर Q। अब ये 2 एल्टीट्यूड आपके बन गए, पहला काम हो गया कि डायग्राम बन गई, 2 एल्टीट्यूड बन गए। दूसरा काम इसका सबसे लंबा है उसमें आपने पहले स्लोप्स निकालनी है, फिर आपने इक्वेशंस निकालनी है। तो स्लोप कैसे बनेगी, AB की स्लोप बनेगी, उसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल करोगे, CP की बन जाएगी। इसी तरह BC की स्लोप बनाएंगे, फिर उसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल करेंगे, AQ की बन जाएगी। जब स्लोप आ जाएगी फिर हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे। CP की इक्वेशन का फार्मूला क्या था, यही था, स्लोप पॉइंट फार्मूला लगाया और उसकी बना ली। इसी तरह आपने AQ की निकाल ली। जब ये दोनों इक्वेशनें आ गई तब तीसरा और आखिरी काम हुआ, इनको आपने सॉल्व किया है दोनों को, और उससे x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि ऑर्थो सेंटर बन गया। बच्चों इसको रिवाइज कर लें, इसको देख लीजिए। बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, एक और लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके सामने है। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं और उसका तीसरा पार्ट है। पिछले क्वेश्चन में हमने ऑर्थो सेंटर निकालना सीखा था। ऑर्थो सेंटर था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब हम करने लगे हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है राइट बाइसेक्टर्स का। आई रिपीट, राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, जो मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर। ये देखो ये 3 राइट बाइसेक्टर बनाए, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सर्कम सेंटर कहते हैं। तो ये एक MCQ में भी आ सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स इज डैश। तो आपको पता हो राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर। और अगर आ जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इज डैश, तो उस ब्लैंक में ऑर्थो सेंटर आता है। और तीसरी बात, अगर राइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पूछे तो जो इसका पहला पार्ट था सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को निकालना सबसे आसान था। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर लंबा काम है। अब हम बात करते हैं सर्कम सेंटर कैसे निकालें। तो जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आपको डायग्राम बनानी होती है ABC, पहले की तरह A और B नीचे से C ऊपर। अब आपको इसमें 2 राइट बाइसेक्टर चाहिए। आपने AB का मिड पॉइंट ये निशान लगा लिया है, इसको फ़र्ज़ कर ले L कह देते हैं। इसके ऊपर आपने ऐसे परपेंडिकुलर बना लेना है, ठीक है, पूरा नहीं बनाना, आधा बनाना है। ये इसका मिड पॉइंट है, इसे फ़र्ज़ कर लो M कहते हैं, इस पे भी परपेंडिकुलर बनाना है। जहाँ पर ये 2 परपेंडिकुलर मीट कर जाएंगे उसको O कह लें। अब आपके सामने 2 राइट बाइसेक्टर हैं, इधर भी 90 का निशान बना लें। एक OL है और एक OM है। तो हम क्या करेंगे, हम OL की भी इक्वेशन निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। OM की इक्वेशन भी निकालेंगे और जब वो इक्वेशनें आ जाएंगी उनको आपस में सॉल्व करके पॉइंट O निकाल लेंगे। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा सर्कम सेंटर होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ, परेशान नहीं होना होता लॉन्ग क्वेश्चन में, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर आप एक एक पार्ट पे फोकस करें, आपको हो जाता है तैयार। तो डायग्राम बना लेंगे और सर्कम सेंटर बनाना होगा, आता होगा कि इसके लिए राइट बाइसेक्टर मिड पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर बना। तो खैर अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए काम शुरू करते हैं। इसमें डबल काम है। ऑर्थो सेंटर में सिर्फ मिड आप स्लोप निकालते थे, इसमें आपको मिड पॉइंट भी निकालना है, इसमें आपको स्लोप भी निकालनी है। तो
तो पहले मिड पॉइंट निकालते हैं जो कि आपके सामने है एल। तो एल जो है वो किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ठीक है, तो ए और बी के नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देने। मिड पॉइंट का यही फार्मूला होता है ना बच्चों, मैंने डायरेक्ट लगा दिया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये -6/2 हो गया, ये 4/2 हो गया, कटिंग होके -3 और 2, ये हमारा पॉइंट एल आ गया -3 और 2। देख लीजिए। अब हम पॉइंट एम भी निकाल लेते हैं। एम जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, बी और सी का मिड। अब मिड पॉइंट के लिए वही चक्कर चलाते हैं, बी और सी का पहला पहला नंबर ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, दूसरा दूसरा नंबर ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो एम पॉइंट क्या बन गया? -1/2 और 6/2, -1/2 और 3, ये पॉइंट एम आ चुका है। देख लें, तो एल भी आ गया है, एम भी आ गया आपके सामने। अब काम शुरू करते हैं। अब हमें स्लोप बनानी है जैसे हमने पीछे बनाई थी। पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला था y2 माइनस y1, नीचे x2 माइनस x1। तो ये y2 है माइनस y1, फिर x2 माइनस x1, 2 माइनस होके प्लस हो गया। तो बच्चों ऊपर भी -2 नीचे भी -2, कट के 1 आ जाती है स्लोप। ए बी की स्लोप कितनी आ गई बच्चों? 1 के बराबर। ठीक है, ये साफ करके लिख देता हूँ। ये तो ए बी की स्लोप 1 आ गई। तो अगर ए बी की स्लोप 1 है तो इसके परपेंडिकुलर ये ओ एल की स्लोप क्या होगी? दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ ओ एल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 हो जाएगी। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ बच्चों, ये देख लीजिए। ठीक है, खैर, तो ए बी की स्लोप 1 आई तो ओ एल की क्या हो गई? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब हम इसी तरह बी सी की स्लोप निकालते हैं। ये काम अभी हमने पिछले पार्ट में भी किया है, सेम वही काम है। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 3 माइनस -4 वो +4 हो जाएगा। तो ये 4/7 हो गया। तो फिर स्लोप ऑफ ओ एम क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये देख ले। तो इस तरीके से आपके पास ओ एल की भी स्लोप आ गई है, ओ एम की भी स्लोप आ गई है। देख लीजिए। अब हम इक्वेशनें बनाते हैं इनकी ना, तो ये साइड में इरेज कर देता हूँ। तो पहले हम किसकी इक्वेशन बनाएंगे? आपने मिड पॉइंट भी निकाला है, देखा है आपने, और आपने स्लोप भी निकाली है। इसमें एक्स्ट्रा काम ये हुआ कि मिड पॉइंट भी निकालना पड़ा। अब मुझे ये बताएं, ये राइट बाइसेक्टर का नाम क्या है? ओ एल। तो अब आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ओ एल इज वही फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m का मतलब स्लोप, ओ एल की स्लोप -1 है, x1 और y1 की जगह पॉइंट आना है। पॉइंट कौन सा आएगा भाई? नाम पढ़ो क्या है, नाम से पता लगेगा। आप ओ एल की बना रहे हो, एल पॉइंट डालना होगा। एल पॉइंट ये है, तो x1 की जगह -3 और y1 की जगह 2, तो ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो ये पहले राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन बन गई है बच्चों। इसको इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अब हम दूसरे राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, क्योंकि हम स्लोप भी निकाल चुके हैं, मिड पॉइंट भी निकाल चुके हैं, तो अब इसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं। इसका नाम है ओ एम। वही फार्मूला है y माइनस y1 m x माइनस x1। m की जगह आप स्लोप भरेंगे आप, तो किसकी स्लोप भरेंगे? ओ एम की। ओ एम की स्लोप क्या है? -7/4। और x1 y1 की जगह पॉइंट भरना है। पॉइंट कौन सा भरेंगे? मैंने कहा ना, नाम पढ़ें। ओ एम, एम वाला पॉइंट। एम वाला पॉइंट मैंने मिटा दिया है वो, लेकिन मुझे याद है इनको ऐड किया था, 2 से डिवाइड -1/2 था।
इनको ऐड करके 2 से 3 था, ठीक है। तो ये m वाला पॉइंट इसमें भरेंगे, तो x1 की जगह -1/2 आएगा और y1 की जगह 3 आ जाएगा। ये देखें, ये x1 है, y1 है, इसमें भर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो 4 है ना नीचे, ये इधर आ जाएगा y-3 के साथ, इधर -7 है, अंदर x + 1/2 है, तो ये बन जाएगा -7x - 7/2, यहाँ पे 4y - 12 आ गया। अब इधर फिर से फ्रैक्शन आई है, एलसीएम लें, 2 इधर मल्टीप्लाई के -14x - 7, इधर 4y - 12, अब ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लें जो वर्किंग हो रही है बच्चों, हमने पहले -7 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके नीचे 1, इसके नीचे 2 था, एलसीएम ले लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर, अब ये एलसीएम वाला 2 इधर क्रॉस हो जाएगा, तो ये 8y - 24, अब इन दोनों को इधर ले आते हैं, 14x + 8y - 24 + 7 = 0, तो ये बनेगा 14x + 8y - 17 = 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और x और y निकालेंगे। आपको याद है ना, जब इनकी इक्वेशन आ जाए 1 और 2, इनको सॉल्व करना होता है ताकि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले, ऑर्थो सेंटर बनेगा। इनको सॉल्व करने के लिए इधर x है, इधर 14x है, इसे 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं ये मिटा देता हूँ। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 14 and subtracting इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 14x 14y फिर आगे 14 = 0, सारों को 14 से किया। अब इसको इसके नीचे लिखता हूँ, +8y - 17 = 0। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये देखिए ये कट गया, 14 में से 8 निकाला 6y, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये बच्चों बन जाएगा 31, तो ये 6y = -31, y = -31/6। ये देख लें हमारे पास बच्चों y की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको देख लीजिए किस तरह किया गया, शुरू से आखिर तक ज़रा इसको चेक करें यहाँ तक। अब हमने x की वैल्यू भी बनानी है, तब हमारा सवाल मुकम्मल होगा। अब हम ये जो वैल्यू हमने बनाई है y की, इसको फिल कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में, तो मैं 1 में फिल करता हूँ, ये 1 है, ठीक है। मैं इसका नंबर ये इधर मिटा गया था, तो इसमें भरते हैं, ये ज़रा इजी है, तो ये साइड में इरेज कर देता हूँ। आई वॉज चेकिंग द आंसर कि मेरे से कोई मिस्टेक ना हुई हो सॉल्व करने में, और यही आंसर है, इसका मतलब है ठीक कर गए। तो अब हम ये y की वैल्यू उठाकर इसमें भर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो x भी आ जाएगा। तो इसके नीचे आप लिखोगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 1 में x इसी तरह, y की जगह -31/6, आगे +1 = 0। अब इन दोनों नंबरों को इस तरफ भेज दीजिए, 31/6 -1 हो गया, 6 एलसीएम हो गया, तो ये बन गया 25/6, ये देख लीजिए। तो ऐसा करके x भी आ गया, y भी आ गया, तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया जिसका नाम सर्कम सेंटर है। लिखेंगे सो सर्कम सेंटर इक्वल, पहले x का नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के y का नंबर लिखेंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने जैसे बोला पार्ट्स में आप उसे डिवाइड करें, तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहाँ तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ये और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।